दोस्तों आज इस वीडियो में हम हाईएस्ट एयूएम के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड शामिल रहेंगे। वीडियो में हम सभी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स पर फंड्स को आपस में कंपेयर करेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि किस फंड में क्या खराबी है और इन तीनों में से किसी भी फंड में यदि आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि इन तीनों फंड्स में से फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों यदि आप ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इन फंड्स के लॉन्च की बात करते हैं। निप्पॉन स्मॉल कैप 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था, एचडीएफसी स्मॉल कैप 3 अप्रैल 2008 को, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप 9 सितंबर 2009 को लॉन्च हुआ था। यानी कि ये तीनों फंड काफ़ी पुराने फंड है जिसमें कि न्यू फंड एज रिस्क मौजूद नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निप्पॉन का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई है, जबकि एचडीएफसी और एसबीआई का बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई है। लेटेस्ट एयूएम देखें तो निप्पॉन का ये 51,566 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, एचडीएफसी का 29,175 करोड़ रुपीज़, जबकि एसबीआई का 28,375 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि एयूएम के अकॉर्डिंग निप्पॉन और बाकी दोनों फंड्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशो को देखें तो ये निप्पॉन का 0.68% है, एचडीएफसी का 0.67% और एसबीआई का 0.66% है। मतलब कि इन तीनों फंड्स के एक्सपेंस रेशो में नेग्लिजिबल डिफरेंस है। अगर इनके फंड मैनेजर्स की बात करें तो निप्पॉन को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं, एचडीएफसी को 2014 से मिस्टर चिराग सेतलवद और एसबीआई को 2013 से मिस्टर रामा अय्यर श्रीनिवासन और 2024 से मिस्टर मोहनलाल मैनेज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन फंड्स को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। अगर इन तीनों फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू निप्पॉन में 26.81 लाख रुपीज़ होती, एचडीएफसी में 21.17 लाख रुपीज़, जबकि एसबीआई में 22.30 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर एसआईपी के मामले में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने सबसे बेटर रिटर्न बना कर दिए हैं। जबकि 10 साल पहले यदि इन तीनों फंड्स में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज इसकी करंट वैल्यू निप्पॉन में 9.70 लाख रुपीज़, एचडीएफसी में 7.02 लाख रुपीज़, जबकि एसबीआई में 9.77 लाख रुपीज़ होती। यानी कि लमसम के मामले में एसबीआई स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट रिटर्न बनाकर दे रहा है। चलिए इन तीनों फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 25.54% रहे हैं, एचडीएफसी के 21.49%, जबकि एसबीआई के 25.66%। लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 35.32%, एचडीएफसी के 27.18%, जबकि एसबीआई के 29.29% के रिटर्न्स रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में निप्पॉन के रिटर्न्स 34.31%, एचडीएफसी के 27.50%, जबकि एसबीआई के रिटर्न्स 25.34% के रहे हैं। वहीं लेटेस्ट 1 ईयर के रिटर्न्स देखें तो ये निप्पॉन के 59.32% रहे हैं, एचडीएफसी के 44.28%, जबकि एसबीआई के 44.82%। दोस्तों यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में निप्पॉन की रैंक 12 फंड्स में से सेकंड रही है, जबकि एसबीआई की रैंक फर्स्ट रही है, जबकि एचडीएफसी ने 7th रैंक हासिल की है। यहाँ पर यदि आप इन रिटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स में एसबीआई ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखाई देगा, बावजूद इसके कि लास्ट 5 ईयर्स में निप्पॉन बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। मतलब कि लास्ट 1-2 ईयर की परफॉर्मेंस की वजह से ही निप्पॉन के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में इतने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। वहीं एचडीएफसी स्मॉल कैप भी कंपेरेटिवली लास्ट 5 ईयर्स में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो एम स्टॉक आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। एम स्टॉक मेरे एसेट द्वारा ऑफर किए जाने वाला एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी ऑफर करता है।
एम स्टॉक में प्रेजेंट टाइम में मेनली दो प्लान्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट 999 का प्लान है जिसमें कि जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ की फैसिलिटी मिल जाती है, जबकि इनका सेकंड प्लान अभी फ्री में अवेलेबल है। एम स्टॉक के अब तक 10 लाख प्लस कस्टमर हो चुके हैं, जिसमें कि आप इनके वेरी इंप्रेसिव फिगर्स यहाँ देख सकते हैं। साथ ही एम स्टॉक के कस्टमर्स ने लास्ट 1 ईयर में 145 करोड़ से भी ज़्यादा की ब्रोकरेज सेव की है। ऑल्सो एम स्टॉक आपको 6.99% की लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ में मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ऑफर करता है। एम स्टॉक के साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करवाने और बाकी सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे हम इन तीनों फंड्स के रिस्क रेशियोज को देख लेते हैं। अल्फा रेशो की बात करें तो ये निप्पॉन का 9.47% है, एचडीएफसी का 3.76%, जबकि एसबीआई का 5.35% है। अल्फा रेशो जो होता है वो बेंचमार्क से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर निप्पॉन का फंड सबसे बढ़िया अल्फा जनरेट करके दे रहा है। बीटा रेशो देखें तो ये निप्पॉन का 0.79 है, एचडीएफसी का 0.80, जबकि एसबीआई का 0.62 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर एसबीआई का फंड सबसे लोएस्ट वॉलेटाइल है। शार्प रेशो देखें जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को बताता है, ये निप्पॉन का 1.72 है, एचडीएफसी का 1.33, जबकि एसबीआई का 1.48 है। तो यहाँ पर रिस्क रेशियोज के मामले में सीधा सीधा निप्पॉन स्मॉल कैप फंड अदर फंड्स के ऊपर भारी पड़ रहा है। हालांकि एसबीआई का बीटा स्मॉल कैप कैटेगरी का लोएस्ट बीटा है, मतलब कि आपको इस फंड में सबसे कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन तीनों फंड्स का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो निप्पॉन में 207 स्टॉक्स मौजूद हैं, एचडीएफसी में 79, जबकि एसबीआई में 55 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली निप्पॉन में बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स मौजूद हैं। टॉप 10 स्टॉक्स में वेटेज देखें तो निप्पॉन का 15.08% है, एचडीएफसी का 26.47% है, जबकि एसबीआई का 29.96% है। नंबर ऑफ स्टॉक्स हाई होने की वजह से निप्पॉन स्मॉल कैप में आपको टॉप 10 स्टॉक्स में थोड़ा कम वेटेज दिखाई देगा। अगर एसेट एलोकेशन को देखें तो निप्पॉन ने लार्ज कैप में 11.23% इन्वेस्ट कर रखा है, मिड कैप कंपनीज में 13.76% और स्मॉल कैप कंपनीज में 70.63% लगा रखा है। एचडीएफसी ने लार्ज कैप में 4.78%, मिड कैप में 8.82% और स्मॉल कैप कंपनीज में 77.79% इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं एसबीआई ने लार्ज कैप में कोई भी एक्सपोजर नहीं ले रखा है, लेकिन इसने मिड कैप में 4.71% इन्वेस्ट कर रखा है, जबकि स्मॉल कैप में 88.01% का एक्सपोजर बना रखा है। यहाँ पर निप्पॉन ने लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में अच्छा खासा एक्सपोजर ले रखा है, बावजूद इसके ये फंड बढ़िया रिटर्न्स बना कर दे रहा है। अगर सेक्टर वाइज हाईएस्ट एलोकेशन देखें तो निप्पॉन ने इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, मटेरियल, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। एचडीएफसी ने इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और मटेरियल में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है। एसबीआई की बात करें तो इन्होंने इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, फाइनेंशियल, मटेरियल और कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर ले रखा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो देखें तो निप्पॉन का ये 24% है, एचडीएफसी का 11.85%, जबकि एसबीआई का 16% है। टर्नओवर रेशो हमें यह बताता है कि फंड मैनेजर साल भर में अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितना चेंजेस करता है, और ये चेंजेस जितने कम हो उतना पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों फंड्स के टर्नओवर रेशो में कोई भी इशू नहीं है। रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने निप्पॉन को 4 स्टार से, एचडीएफसी को 3 स्टार से, जबकि एसबीआई को 2 स्टार से रेट किया है। वैल्यू रिसर्च ने निप्पॉन को 5 स्टार से, एचडीएफसी को 2 स्टार से, जबकि एसबीआई को 3 स्टार से रेट किया है। दोस्तों, इन तीनों फंड्स में जो निवेशक पहले से इन्वेस्टेड है उन्हें इन फंड्स को कंटिन्यू करने में मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पिछले 10 सालों में निप्पॉन और एसबीआई दोनों ने लगभग एक जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि निप्पॉन का AUM मोर देन 51,000 करोड़ रुपीज़ हो चुका है,
और साथ में ये एक स्मॉल कैप फंड है। सो इस प्रकार के फंड्स में AUM बढ़ने पर फंड एलोकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी कारण हमें इस फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स 207 देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि फंड को नया पैसा लगाने के लिए नए स्टॉक्स तलाशने पड़ रहे हैं। इसी वजह से फ्रेश SIP स्टार्ट करने के लिए मुझे अभी के समय SBI स्मॉल कैप फंड सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है। वहीं निप्पॉन में हाई AUM के अलावा कोई भी दूसरा इशू नहीं है, जबकि HDFC स्मॉल कैप भी अभी अच्छे ट्रैक पे है जिसे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.